हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसा टॉपिक क्लास 11th का ले रहे हैं जिसमें अक्सर बच्चों को बुखार आ जाता है, क्योंकि जब वो इनिशियल चीजें जो वो क्लास 9 और 10th में पढ़ते हैं एक इलेक्ट्रॉन और एक एटम को लेके, तो यहाँ पर वो सिर्फ बोहर्स मॉडल तक पढ़ते हैं और वो भी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ते हैं। और क्वांटम नंबर्स की जो थियरी है वो काफी हद तक नॉर्मल थियरी से डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। जब हम लिखते हैं वर्ड क्वांटम या क्वांटा, तो इस केस में हम लोग ने इस चैप्टर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले भी इस मॉडल को समझा है और पढ़ा है। कहां पढ़ा है? क्वांटा में। क्वांटा की चीज हमने कहां पढ़ी है? क्वांटा की चीज हमने वहां पढ़ी है जहां पर हमने ये कहा कि एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। अब ये एनर्जी इज क्वांटाइज्ड की बात कहां से आई? जब हमने ये प्रूव किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जिसमें कि लाइट के पड़ने से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो वहां पर जो लाइट के पैकेट्स हैं, वो लाइट के पैकेट्स को हमने क्वांटा या फोटॉन्स कहा। तो क्वांटा हुआ क्या? क्वांटा फंडामेंटली मतलब होती है एनर्जी। किस चीज की एनर्जी? तो जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम उसमें इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करेंगे। क्यों इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी की बात करेंगे? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों तो फिक्स रहते हैं। जो मूव करता है एटम में वो चीज होती है आपकी इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जीज क्यों वेरी करती हैं? वो इसलिए वेरी करती हैं क्योंकि बोहर ने यह समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमता है और हर सर्कुलर ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हर सर्कुलर ऑर्बिट की अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी है, तो जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं उनकी भी अपनी एक स्पेसिफिक एनर्जी होगी। इसी चीज को बेस बनाते हुए फर्दर ये क्वांटम वेव मैकेनिकल मॉडल डेवलप किया गया। अब जब इसको डेवलप किया गया तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए, लेकिन इसका बेस जो है वो बोहर्स मॉडल से ही ले लिया गया। और वो बेस ये था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है। शुरुआत यहां से होती है। तो क्वांटम नंबर्स क्या है? क्वांटम नंबर्स वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिससे कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, उसकी एनर्जी, उसकी पोजीशन के बारे में समझ सकते हैं। और दूसरी चीज, जिन चीजों को बोहर ने ऑर्बिट्स कहा या जिसे हम एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स कहते हैं, उनको भी यहां पे ज्यादा अच्छे से माइन्यूटली डिफाइन किया गया। तो क्वांटम नंबर्स के आज की जो थियरी है वो इस वेव मैकेनिकल मॉडल से ही प्रूव हुई है। तो सबसे पहले हम एक साइंटिस्ट का नाम समझते हैं और वो साइंटिस्ट था श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने एक वेव इक्वेशन दी थी। इस इक्वेशन के हिसाब से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पर एटम के अंदर कहां पाई जाएगी, उसके लिए उन्होंने एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी थी। जब हमने इन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू श्रोडिंगर की इक्वेशन में रखी, तब श्रोडिंगर की इक्वेशन से हमें करेक्ट वैल्यूज मिल गई जो कि मैथमेटिकली पहले ही प्रूव हो चुकी। श्रोडिंगर की इक्वेशन से मैथमेटिकली एक फायदा और हुआ, और एक फायदा यह हुआ कि अभी तक जब हम ये समझते थे कि बोहर्स ने के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट्स में घूमते हैं, लेकिन जब उन ऑर्बिट्स को और माइक्रो लेवल पे देखा गया तो यह समझा गया कि वो सिर्फ एनर्जी शेल्स में नहीं बल्कि एनर्जी
सब शेल्स में घूमते हैं, वो एनर्जी सब शेल्स में घूमते हैं, और ये एनर्जी सब शेल्स जो है इनको वेव मैकेनिकल मॉडल में एक्सप्लेन किया गया। अब ये जो क्वांटम नंबर्स हैं इनको हम 4 कैटेगरीज में डिफाइन करेंगे। पहला क्वांटम नंबर है n। n रिप्रेजेंट करता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके बाद आता है l जिसे हम कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। तीसरा है m जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है s जिसे हम कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमारे ये 4 क्वांटम नंबर्स हैं जिनकी वैल्यूज जब श्रोडिंगर के इक्वेशन में प्लेस की गई तो हमें कंसर्न वैल्यूज जो मिली उससे ये सिग्निफाई हो गया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और उसकी लोकेशन विद इन द एटम कहां पर ट्रेस हो सकती है। अब हम इन इंडिविजुअल क्वांटम नंबर्स को समझेंगे और इनकी वैल्यूज को डिफाइन करेंगे। पहले क्वांटम नंबर से हम स्टार्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से। छोटी क्लासेस में क्लास 9 एंड 10 में भी जब आपने बोहर्स मॉडल पढ़ा था वहां पे आपको इसका सिग्निफिकेंस एक्सप्लेन किया गया था, और उसी चीज को जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि बेस बनाते हुए हमने वेव मैकेनिकल मॉडल की शुरुआत करी। तो ये जो n है ये एग्जैक्टली बोहर्स मॉडल के ऊपर ही बेस्ड है। कैसे? अगर आप इस सिंपल डायग्राम को देखें जिसमें हमने एक एटम के ट्रांसैक्शन को रिप्रेजेंट किया है, तो यहां पे हम दिखा रहे हैं न्यूक्लियस और वेरियस ऑर्बिट्स। ये जो ऑर्बिट्स हैं ये हर इंडिविजुअल ऑर्बिट को हमने वैल्यूज दे दी हैं। जैसे कि आप इसको जानते हैं, ये K शेल है, ये L शेल है, ये M शेल है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो K, L, M, N शेल्स हैं इनको हमने नंबरिंग दे दी है। जो शेल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक है वो पहला है, जो उसके बाद है वो दूसरा है, जो उसके बाद है वो तीसरा है। तो N बेसिकली क्या दिखा रहा है? N हमें बेसिकली जो इंफॉर्मेशन देता है वो पहली इंफॉर्मेशन है एनर्जी लेवल ऑफ द शेल। ऑब्वियस सी बात है, एनर्जी लेवल ऑफ द शेल दे रहा है क्योंकि न्यूक्लियस का जो चार्ज है हर इंडिविजुअल शेल के लिए वो अलग होगा। एंड सेकेंडली वो ये भी एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये दो एस्पेक्ट्स को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन कर रहा है, एनर्जी लेवल ऑफ द शेल एंड डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। साथ ही साथ इसमें से हमें 2 टाइप की वैल्यूज और मिल सकती हैं। क्या वैल्यूज मिल सकती हैं? पहली, टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स जो इस पर्टिकुलर शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑल्सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 चीजों की वैल्यूज भी हमें यहां से मिल सकती हैं। तो कैसे मिल सकती है समझिए। टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स जो होंगे उसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है n²।
और जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए गए हैं इसके लिए आपको फॉर्मूला दिया गया है 2n का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर हम फर्दर एक्सप्लेन करें तो n स्क्वायर का हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अगर हम लेते हैं n की वैल्यू इक्वल टू 2, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स जो इसमें इंक्लूडेड होंगे दैट विल बी इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर। 4 सबशेल्स का मतलब है कि वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में उतने नंबर ऑफ सबशेल्स अवेलेबल हैं। अभी मैं आपको कोई टर्मिनोलॉजी नहीं बता रहा हूं, क्या सबशेल्स हैं, क्या ऑर्बिटल्स हैं, वो जब हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद तब हम इसको फर्दर समझेंगे कैसा है। फिलहाल आपको समझने के लिए या याद रखने के लिए इस चीज को ध्यान रखिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने अकोमोडेट होंगे। अब सबशेल का मतलब क्या है? देखिए, आप सबने सैटर्न देखा है, प्लैनेट। सैटर्न की जब आप दूर से एक फोटो देखते हैं तो आपको एक सिंगुलर रिंग दिखाई देती है सैटर्न के चारों ओर। समझने में तो वो ऐसे ही लगता है कि वो एक सिंगल रिंग है, लेकिन अगर उस रिंग के पास आप जाएं या उस रिंग को माइक्रोस्कोपिकली आप फर्दर देखें तो हर वो कंटिन्यूअस रिंग जो है मल्टीपल छोटे छोटे रिंग से बनी है। मल्टीपल रिंग्स, जो वो मल्टीपल रिंग्स का बंच है वो मिला के हमें बड़ा सा एक वो कंटिन्यूअस रिंग दिखता है। वही सेम चीज एटम के साथ है इस केस में। बोहर ने यह कहा था कि हर इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट में घूमता है, जबकि ऐसा नहीं है। वेव मैकेनिकल मॉडल में इलेक्ट्रॉन जो है वो उस ऑर्बिट में तो रहता है, लेकिन उस ऑर्बिट को फर्दर हम तोड़ते हैं इनटू सबशेल्स या ऑर्बिटल्स। तो एक शेल में मल्टीपल सबशेल्स या ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जो अक्यूमुलेट होके एक सिंगल ऑर्बिट बना रहे हैं। इस वजह से जैसे मैंने यहां पे टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स बताया, अब आपको टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स कैसे डिफाइन करने हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इस चीज को समझ लीजिए, अगर आपको कभी भी पेपर में क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन जो है इस क्वांटम नंबर्स के ऊपर दुनिया के हर एंट्रेंस एग्जाम में कंपल्सरीली आता है, और ऑफकोर्स स्कूल के लिए तो कहने की जरूरत ही नहीं है, उसमें तो 100% आता है। तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। टोटल नंबर ऑफ सबशेल जो है वो n स्क्वायर से निकलते हैं। अब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हमने 2 से n स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब अगर हम सिंपल मैथ समझते हैं, इसका मतलब यह है कि एक n स्क्वायर में, एक n में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? इसमें हर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं? 2, क्योंकि हमने इस पूरी वैल्यू को, इस पूरे n स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 2 को। तो अगर हमारे पास सबशेल्स 4 हैं उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 8। इसका मतलब क्या हो गया? उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में हर सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो रहे हैं? 2। तो ये भी चीज जो है ये फिक्स्ड रहती है, ठीक है। अब ये कैसे अकोमोडेट होते हैं ये हम आगे समझेंगे। नेक्स्ट जो क्वांटम नंबर है वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। L की जो वैल्यू होती है वो वैल्यू लाई करती है बिटवीन 0 एंड n-1। 0 से n-1 के बीच में ये वैल्यूज लाई करती हैं। अब इसका मतलब क्या है? तो पहले तो ये समझें कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं या क्या पता लगता है। तो पहली चीज जो हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से पता लगती है वो पता लगती है टाइप ऑफ ऑर्बिटल, और दूसरी चीज जो हमें पता लगती है वो पता लगती है शेप ऑफ ऑर्बिटल।
ये दो चीजें हमें यहां के वैल्यू से पता लगती है। अब कैसे पता लगती है, देखिए L की वैल्यू 0 से n-1 है। अगर हम फर्स्ट शेल की बात करें, यानी n की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो L की वैल्यू 0 आएगी। अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं, यानी सेकेंड शेल की अगर बात करते हैं, तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू आएगी 1। अगर हम शेल नंबर 3 लेते हैं तो L की वैल्यू आएगी 2। अगर हम शेल नंबर 4 लेते हैं तो L की वैल्यू आएगी 3, सो ऑन एंड सो फोर्थ। यानी ऐसे ही हम कंटिन्यूअसली n की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और यहां पे L की वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। अब हमारे सिलेबस के हिसाब से आपको जो वैल्यूज L की काम आएंगी वो वैल्यूज आपको इन्हीं 4 में काम आएंगी। ठीक है, कैसे, अब इस चीज को समझिए। इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो केमिस्ट्री में कहीं काम नहीं आता है, किसी एंट्रेंस एग्जाम में भी काम नहीं आता है, इसलिए उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको वैसे का वैसे ही अंडरस्टैंड करिए। अगर L की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं, अब मैं टाइप पे आ रहा हूं, इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं s ऑर्बिटल की। अगर L की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं p ऑर्बिटल की। अगर L की वैल्यू 2 है तो हम बात कर रहे हैं d ऑर्बिटल की। और अगर L की वैल्यू 3 है तो हम बात कर रहे हैं f ऑर्बिटल की। तो 4 टाइप्स ऑफ सबशेल्स या ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करते हैं आज की डेट में। जितने भी एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में हैं, इसके बियॉन्ड कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सबशेल में या ऑर्बिटल में एग्जिस्ट फिलहाल नहीं कर रहा है। अगर फर्दर पीरियोडिक टेबल बढ़ती है, जब भी बढ़ेगी, तब हमें अगर एक्स्ट्रा सबशेल्स की जरूरत होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। अब इसके आगे F के आगे G, H, I ऐसे बढ़ता है, लेकिन फिलहाल हमें उसकी जरूरत नहीं। तो मैंने आपको क्या बताया, इससे क्या पता लगता है, टाइप कैसे पता लगेगा, L की वैल्यू से। L की वैल्यू आपको मैंने बताई कैसे निकाली। तो L की वैल्यू 0 है तो s ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल है, L की वैल्यू 2 है तो d ऑर्बिटल है, और L की वैल्यू 3 है तो f ऑर्बिटल है। दूसरी चीज, इसके जो शेप्स थे वो मैथमेटिकली निकाले गए हैं, तो आपको शेप्स सिर्फ याद करने हैं। s ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है। p ऑर्बिटल का शेप होता है डंबेल। डंबेल आप सब जानते हैं, जो जिम में कराया जाता है डंबेल, वैसा शेप होता है। d ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबेल। और f ऑर्बिटल का शेप होता है कॉम्प्लेक्स। इसका शेप हमने कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, क्योंकि 2D में अगर आप 2 डायमेंशनल इमेज इन ऑर्बिटल्स की निकालेंगे तो इसकी इमेज बन सकती है s ऑर्बिटल की, p ऑर्बिटल की इमेज बन सकती है डंबल के लिए, d ऑर्बिटल की इमेज बन सकती है डबल डंबल के लिए। लेकिन चूंकि f ऑर्बिटल जो है वो 3 एक्सिस पे बनता है, यानी 3D पे बनता है, तो बोर्ड पे चूंकि हम उसको दिखा नहीं सकते हैं 2D पे, इस वजह से हम इसके आगे के जो भी डिजाइन्स होंगे उनको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसका अगर मैं सिंपल शेप बनाऊं तो s ऑर्बिटल जैसे मैं बता रहा हूं है स्फेरिकल, p ऑर्बिटल आपका है डंबल, d ऑर्बिटल आपका है डबल डंबल, फ्लावरी स्ट्रक्चर बनेगा। और f चूंकि कॉम्प्लेक्स है इस वजह से हम उसका डायग्राम नहीं बनाएंगे। तो हमें क्या क्या पता लगा, इधर देखिए आप, टाइप एंड शेप। इसके अलावा अगर आपने हमें पहले उसमें देखा होगा, पहली स्लाइड में इसके, उसमें आपने देखा होगा मैंने और करके एक और नाम लिखा था। क्या लिखा था, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। यानी कि हम इस L की वैल्यू से एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसका,
उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का जो उस ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई किए हुए हैं। कैसे हम उसको करेंगे, देखिए ये चीज आपके समझ में आ गई है। अब अगली चीज देखिए, जब हम एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फॉर्मूला है जो हमें लगाना है। तो अगेन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 H अपॉन 2 पाई। अब ये इक्वेशन कहां से आई, कैसे आई, मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या है, ये सब श्रोडिंगर का हेडेक है, आपका हेडेक नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से आप अगेन इस चीज को मेमोराइज कर लीजिए। मैंने एंट्रेंस एग्जाम्स में इसकी वैल्यू के कैलकुलेशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हुए देखे हैं। ठीक है, तो इस वजह से इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन आया कि 6d ऑर्बिटल, अगर मान लीजिए क्वेश्चन पेपर में आता है 6d ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा अगर इलेक्ट्रॉन उसमें है, तो पहली चीज ये याद रखिएगा कि यहां पे 6 हो, 5 हो, 10 हो, 100 हो, 1 लाख हो, कुछ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि यहां पे हम सिर्फ और सिर्फ L की वैल्यू को रख रहे हैं उस स्पेसिफिक ऑर्बिटल के लिए। ठीक है, ये जो वैल्यू हम पहले लिखते हैं ये उसके n की वैल्यू होती है। तो इस वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में कहीं पे भी n नहीं आ रहा है इसमें। इस वजह से आपको यहां पे सिर्फ टाइप ऑफ ऑर्बिटल देखना है। तो यहां पे हमारा टाइप ऑफ ऑर्बिटल क्या है? d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू क्या थी? 2। तो अगर d ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू 2 थी तो यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस 1 H अपॉन 2 पाई, यानी ये आ गया अंडर रूट 6 H अपॉन 2 पाई। अगेन जो चीज आपको ध्यान रखनी है, कई बार वो लोग फॉर्मूला ही दे देते हैं और उसमें पूछते हैं करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है। H अपॉन 2 पाई अंडर रूट के नीचे नहीं आएगा, वो बाहर ही रहेगा। तो जो भी चीज अंडर रूट के नीचे आएगी वो सिर्फ और सिर्फ L की वैल्यूज है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में अगर आपको उसकी वैल्यू निकालनी है एंगुलर मोमेंटम की, तो आप इस तरह से निकालेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं 2p ऑर्बिटल की निकालिए। तो अगर आप 2p ऑर्बिटल की निकालते हैं तो उस केस में आप वैल्यू यहां क्या रखेंगे? अंडर रूट p की कितनी होती है L की वैल्यू? 1, अभी हमने देखा था। तो यहां पे आएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, और यहां क्या है? H अपॉन 2 पाई। तो यहां पे वैल्यू क्या आएगी? अंडर रूट 2 H अपॉन 2 पाई। तो ये वैल्यू है p ऑर्बिटल के लिए। अगेन यहां पे क्या लिखा है उससे हमसे मतलब नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर एंट्रेंस में स्पेसिफिकली तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। अब स्कूल में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, स्कूल में भी आ सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके टीचर ने इस चीज को मेंशन किया हो क्लास में। तो स्टूडेंट्स, आज हम इन्हीं 2 क्वांटम नंबर्स को टच अपॉन करेंगे। आप इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। अगेन मेरा ईमेल आईडी फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पे। जिस तरह से आप लोग डाउट्स पूछ रहे हैं, मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग इतना तगड़ा रिस्पांस दे रहे हैं। पूछते रहिए, मैं आपको इंडिविजुअली बताता रहूंगा। और नॉट द लीस्ट टू मेंशन, किसी को भी कस्टमाइज्ड ऑनलाइन लेक्चर्स चाहिए, इंडिविजुअल 1-to-1 लाइव सेशंस, मुझे ईमेल पे डेफिनेटली रजिस्टर करिए, जिससे कि मैं आपकी वो फर्दर क्लासेस भी लेता रहूं। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, जिससे आपको कंटिन्यूअसली केमिस्ट्री की डिटेल्स मिलती रहे। थैंक यू।